प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा 10वीं में मैं श्री दीपक कुमार तिर्की आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा पाठ है अध्याय 2 इकाई 2 का अध्याय 2 जनतंत्र का जन्म, जिसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। इस कविता के माध्यम से कवि आम जनता में निहित शक्तियों से हमारा परिचय कराते हैं तथा शासन की बागडोर आम जनता को सौंप देने का आह्वान करते हैं। भारत में जनतंत्र का जन्म 1950 में हुआ। उसी समय भारत का संविधान लागू हुआ था। तो उस समय क्योंकि जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इन्होंने बहुत से जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उनके हृदय में उन्होंने अपने ओजस्वी कविता के द्वारा उन्होंने स्वतंत्रता के प्रति ललक पैदा की। ठीक है, तो हमारा पाठ है जनतंत्र का जन्म और कविता इस प्रकार है। देखिए, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो शब्दार्थ सबसे पहले सदियों से अर्थात कई 100 सालों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, अर्थात जो जनता के मन में सदियों की दास्ता के बाद जो चिंगारी थी, जो कि ठंडी हो चुकी थी, बुझी राख के समान हो चुकी थी, अब क्या हो गई है, सुगबुगा उठी है, अर्थात फिर से वह जलने के लिए तैयार है। ठीक है, चिंगारी फिर से आग का रूप ले चुकी है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, अर्थात जो जनता, जो कि साधारण जनता, जिनकी की कोई वजूद ही नहीं थी, जिन्हें मिट्टी के समान माना जाता था, वह क्या है, अब सोने का ताज पहनकर इठलाती है, अर्थात इठलाना अर्थात इतराना। ठीक है, तो इठलाती है अर्थात इतराती है। दो राह समय के साथ का घर घर नाद सुनो। ठीक है, तो समय के रथ का अर्थात समय जो है वह अब क्या है, ऐसा समय आ गया है, और जो समय है रथ अर्थात उसकी घर घर नाद सुनो, अर्थात जो समय है वह रथ पर चली आ रही है, और घर घर की, जिस प्रकार से रथ के चलने से घर घर की आवाज़ जो आती है, नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अर्थात यहाँ पर कवि ने जो आम जनता है, उन आम जनता के अधिकारों को पाने के लिए जनता के मन में क्या है, अब उनके मन में तीव्र लालसा उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता जनतंत्र का जन्म से अवतरित है। प्रसंग प्रस्तुत पद्य में कवि ने आह्वान किया है कि शासन तंत्र जनता के सुपुर्द हों। ठीक है, अब व्याख्या। सदियों की दास्ता के बाद जनता के मन में स्वतंत्रता की जो चिंगारी दबी हुई थी, ब्रिटिश राजतंत्र को हटाने की सुगबुगाहटें तेज हो चली थी। व्यापार करने के बहाने वो हमारे देश में आए और हम पर शासन करने लगे। समय परिवर्तन के साथ स्वतंत्रता की आग भड़क उठी। स्वाधीन भारत गणतंत्र रचने को तैयार था। ऐसे में कवि आह्वान करते हुए कहते हैं कि जनता के हाथ में शासन व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात जो जनता, जो कि सदियों की दास्ता के बाद, अर्थात जो गुलामी के बाद उनके मन में अपने को स्वतंत्र करने के लिए उनके मन में क्या है, तीव्र जो ललक है, जो इच्छा है, वो अब की आग क्या हो चुकी है, तेज हो चुकी है। ठीक है, और इस तरह से जो भ्रष्टाचारी रूपी जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था है, उन्हें उनकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि अब ये जो सिंहासन है, अर्थात जो सिंहासन जो कि भारतवासियों का है, उस सिंहासन को अब खाली करो। ठीक है, ताकि अब यहाँ पर प्रजातंत्र का शासन हो। ठीक है, तो विशेष में लिखिएगा कि इस कविता में ओज गुण का प्रयोग कवि ने किया है। भाषा सहज एवं सरल है।
अब आगे बढ़ते हैं। जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे तब भी न कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है, शब्दार्थ दिखेगा जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें, अर्थात जनता कैसी है, मिट्टी की अबोध मूर्ति के समान है, अर्थात उस पर आप कुछ भी करें और उन्हें वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देंगी। तो जाड़े पाले की कसक, अर्थात जब जाड़ा, जब ठंड का मौसम होता है और जब बर्फ़ जब पड़ती है, तो ऐसे मौसम को भी सदा सहने वाली जनता, जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, अर्थात जो जनता है उनके साथ हमेशा से अत्याचार किया गया है अंग्रेजी शासन व्यवस्था के द्वारा। ठीक है, तो जो भ्रष्टाचार है उन्हें, जो भ्रष्टाचारी उन्हें सांप के समान बताया गया कि वे अंग में लगकर उन्हें क्या कर रहे हैं, चूस रहे हैं। तब भी ना कभी मुंह खोल, अर्थात जब उन्हें अत्यधिक पीड़ा होती है तब भी, जब अंग्रेज जो शासन व्यवस्था थी भारतीयों के ऊपर लगातार अत्याचार करते रहते थे और वे अपनी आवाज़ कभी नहीं उठा देते, तो तब भी कभी ना कभी मुंह खोल दर्द सहने वाली, अर्थात दर्द वो सहती रहती थी लेकिन कभी भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। तो इन पंक्तियों में कवि ने संदर्भ पूर्वानुसार लिखेगा। प्रसंग, ब्रिटिश राजतंत्र को ललकारते हुए जनता कह रही है। ठीक है, व्याख्या, अबोध मिट्टी की तरह यह जनता है जिसने ब्रिटिश राजतंत्र के अनेक अत्याचार सहे हैं किंतु उन्होंने मुंह नहीं खोला। ब्रिटिश राज्य उन्हें सांप के समान चूस रहा था, उस पीड़ा को भी इसने झेला है, लेकिन अब वह मुंह खोल जनतंत्र की मांग कर रही है। ठीक है, तो जनतंत्र अर्थात जो प्रजातंत्र, अर्थात जनता का शासन की मांग कौन कर रहे हैं, जनता, भारतीय जनता कर रही है। ठीक है, विशेष भाषा में प्रवाह, परिमार्जित एवं परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग की गई है और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो शब्द शक्ति, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, ठीक है, तो उसमें क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जनता, हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। तो प्रसंग में लिखेगा, इस पद्यांश में कवि जनमत को महत्व देते हुए कहते हैं। ठीक है, व्याख्या, जनता ने बहुत दुख व अत्याचार सहा है। देखिए, जनता, हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, अर्थात जनता यहाँ पर क्या है, उसने बहुत अधिक दुख व अत्याचार सहे हैं। कसम खाकर कवि जनता की वेदना का वर्णन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लेकिन इतनी त्रासदी सहने के बाद उसकी इच्छा जानना एक रहस्य है, गूढ़ प्रश्न है, किंतु यह जानना भी जरूरी है कि जनता को आखिर क्या चाहिए। ठीक है, जनता क्या चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है, देश जो कि गुलाम है उसे वह आज़ाद करना चाहती है। ठीक है, विशेष में लिखिएगा, जनमत का महत्व बताया गया है, भाषा प्रांजल तथा शब्द प्रवाहमयी है। ठीक है, आगे देखिए, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। तो इन पंक्तियों में कवि ने सीधी सादी जनता का वर्णन किया है, कि अर्थात क्या है, जनता बहुत ही सीधी सादी है। जनता जबकि एक फूल के समान है, किंतु उसे यह एहसास नहीं है कि
उन्हें क्या करता है, फूल को जब कोई अपने आप को सजाना होता है तो उस फूल के द्वारा अपने आप को सजा लेते हैं, और जब फूल मुरझा जाते हैं तो उन्हें उतार कर फेंक देते हैं। या फिर जनता कोई दूधमुही अर्थात दूध पीने वाली कोई बालक या बालिका नहीं है, जिसे कि बहलाने के लिए कई कहानियाँ सुनाते हैं या फिर कुछ खिलौने के द्वारा उन्हें देकर, कुछ खिलौने देकर उनका ध्यान को कहीं और कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि सीधी सादी जनता जो है वह अपने आप को, अपनी जो उसकी शक्ति है उसे नहीं पहचानती है। जनता जो है कोई फूल नहीं है जिसे जब चाहो तोड़ो सजाओ और जब ना चाहो उतार कर दोनों में रख लो। उसे इस बात का एहसास नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि जिस तरह चाहो उसे बहला लो और जब चाहो जनता के साथ खिलवाड़ करो। उसे 4 खिलौने देकर नहीं बहलाया जा सकता, वह सब समझती है। तो कवि का कहना है कि जनता क्या है, सब समझती है, कोई दूधमुही बच्ची नहीं है या फिर कोई फूल नहीं है कि आप जब चाहे उसे अपने सजने संवरने के लिए इस्तेमाल कर लो और इस्तेमाल होने के बाद उसे फेंक दो। जनता सब कुछ जानती है। ठीक है, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भूडोल का अर्थ होता है भूकंप। ठीक है, बवंडर अर्थात आपने देखा होगा कि जब गर्मियों के, खासकर गर्मियों के मौसम में क्या है, जब बवंडर उठते हैं, ठीक है, जो कि अपने साथ में और भी कई सारी चीज़ों को उड़ाकर ले आते हैं। जनता जब कोपाकुल हो अर्थात जनता जब यदि क्रोधित हो जाए, ठीक है, कोपाकुल अर्थात क्रोधित हो जाए, भ्रिकुटी चढ़ाती है। भ्रिकुटी अर्थात उसकी भ्रिकुटी जो है वो चढ़ जाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इन पंक्तियों में कवि ने जनता का धैर्य का बांध टूटता है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो व्याख्या लिखिएगा। जब जनता का सब्र टूटता है, उसे क्रोध आता है, तो भयंकर आंधी उठती है और सारा भूमंडल हिल उठता है। जनता जब क्रोध से आकुल हो, भौहें चढ़ाती हैं, तो तूफान उठ खड़ा होता है। कवि प्रशंसकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे शासकों, ठीक है, अंग्रेजी शासन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अंग्रेज शासकों, तुम समय के परिवर्तन को पहचानो। ठीक है, जनता की आवाज़ सुनो कि जनता क्या चाह रही है। सिंहासन खाली करो क्योंकि जनतंत्र की स्थापना होने वाली है। ठीक है, तो अब क्या है, जो समय है वो क्या है, जनतंत्र का है, अर्थात जनता का शासन, जिसे कि प्रजातंत्र के नाम से भी हम जानते हैं। विशेष भाषा परिष्कृत, प्रांजल, ओज गुणयुक्त तथा लयात्मकता है। ठीक है, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह, समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो इन पंक्तियों में कवि ने संगठित जनता की शक्ति का महत्व बताया है। ठीक है, जनता यदि संगठित हो जाए, वो एक हो जाए, तो कुछ भी असंभव नहीं है। उसके हुंकारों से अर्थात उसके आवाज़ों से महलों की नींव उखड़ जाती है, अर्थात महल जो हैं, बड़े बड़े जो महल हैं, उसकी नींव उखड़ जाती है। ठीक है, यदि वह चाहे तो
सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। यदि वह सांस लेती हैं तो क्या है, ताज भी हवा में उड़ जाता है। अर्थात वो क्या है, जनता में यदि शक्ति हो आ जाए, एकता हो जाए, तो कुछ भी असंभव कार्य को संभव कर सकती है। जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, अर्थात ऐसा कोई भी समय या फिर कोई भी समय नहीं है जो कि जिसने कि जनता को रोक पाया है या फिर उसकी शक्ति के आगे टिक पाया है। ठीक है, जनता जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अर्थात जनता जो चाहती है और वैसा ही हो जाता है, अर्थात काल उधर ही मुड़ता है। ठीक है, तो व्याख्या देखिएगा, जनता जब संगठित हो अपनी शक्ति का परिचय देती है तो उसके सामने बड़े बड़े राजमहल भी टिक नहीं पाते। उसकी सांसों की तीव्रता मात्र से, अर्थात जब जनता सांस लेती है जिस तीव्रता से, तो उस तीव्रता की मात्र से ही राजाओं के ताज भी हिल जाते हैं। अर्थात जो ताज जो राजा धारण करते हैं वे भी क्या हो जाते हैं, हिल जाते हैं। जनता की राह रोक ले समय में भी इतनी ताकत नहीं है। जब वह चाहे संगठित हो समय की धारा परिवर्तित कर सकती है। अर्थात जनता जब चाहे वह समय की धारा को, अर्थात जो समय चल रहा है उसे बदल सकती है और अपने अनुरूप सत्ता परिवर्तन कर सकती है। भाषा सहज सरल लोकतंत्र की शक्ति का महत्व इन पंक्तियों में कवि ने दर्शाया है। अब्दुं शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं। यह और कोई नहीं, जनता के स्वप्न अजय चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। ठीक है, अब्दों अर्थात सदियों, शताब्दियों अर्थात सैकड़ों वर्षों, सहस्त्राब्द अर्थात हजारों साल का अंधकार। ठीक है, तो सैकड़ों, सदियों और हजारों साल का अंधकार, यहाँ पर अंग्रेज जो शासन की बेड़ियों में भारत जकड़ा हुआ था तो उसे क्या बताया गया है, अंधकार में बताया गया है। बीता अर्थात वह अंधकार अब बीत चुका है। गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, अर्थात अब जो अंबर हैं, जो आसमान है, वे क्या है, चारों ओर प्रकाश फैल जाती हैं। यह और कोई नहीं, यह कोई और नहीं, अर्थात यह कोई और नहीं है, जनता के स्वप्न अजय, अर्थात जनता ने जो स्वप्न देखा है, जो सपना देखा है, वह क्या है, अजय है। अर्थात उसे जीता नहीं जा सकता, अर्थात उसे हरा नहीं सकते, अजय है। चीरते तिमिर का वक्ष, तिमिर अर्थात अंधेरा का वक्ष उमड़ते जाते हैं। तो ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि ने प्रसंग लिखिएगा, जनता अपने स्वप्नों को कैसे साकार करेगी, उसका कवि ने इन पंक्तियों में वर्णन किया है। व्याख्या, हजारों सैकड़ों वर्षों का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। आसमान की खिड़कियां भी जनता की प्रखरता से, रोशनी से दहक उठी है। गुलामी का जो अंधेरा छटने वाला है, उसे मिटाने का स्वप्न जनता का ही है, किसी और का नहीं। विशेष भाषा में प्रवाह जनतंत्र की भावना का वर्णन है। सबसे विराट जनतंत्र जगत आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। सबसे विराट, विराट अर्थात विशाल, ठीक है, जनतंत्र जगत आ पहुंचा है। अब क्या है, विराट जनतंत्र जगत अर्थात संसार आ पहुंचा है। 33 कोटि अर्थात करोड़ हित सिंहासन तैयार करो।
तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि 33 करोड़ जो जनता है उसके लिए अब क्या है, उसके हित स्वरूप सिंहासन तैयार करो। क्यों? क्योंकि अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। अभिषेक अर्थात किसी को राजा के रूप में किसी को अभिषेक करना है ना, तो उसे अभिषेक कहते हैं। तो राजा का नहीं बल्कि किसका है, प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, अर्थात 33 करोड़ जो जनता है उनके हर एक के सिर पर मुकुट पहनाओ। तो संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग लिखिएगा, भारत के विराट जनतंत्र का आह्वान कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा किया है। व्याख्या, भारत में गणतंत्र की स्थापना की भावना विकसित हो चुकी है और जनता अपना शासक स्वयं चुनने वाली है। आज किसी राजा का नहीं, प्रजा का राज्याभिषेक होने वाला है, क्योंकि वह अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने वाली है। भारत की 33 करोड़ जनता आज अपना स्वप्न पूर्ण करने वाली है। तो इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जो है भारत की जो 33 करोड़ की जनता है, अब उनका जो समय है, अब स्वर्णमय समय आ चुका है। अब स्वयं जनता इस भारत रूपी जो देश है उस पर शासन करने वाली है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कि अनुप्रास अलंकार ओज गुण भाषा प्रांजाल व प्रवाह युक्त है। ठीक है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। तो इन पंक्तियों में कवि ने जो जनता है, जो आम जनता है, उन्हें क्या कहा है, देवता के समान कहा है। कि जो राजा होते हैं या फिर जो देवता होते हैं कहाँ मिलते हैं, मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में मिलते हैं। जबकि जो आम जनता है, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यदि किसी ईश्वर को यदि ढूंढना है, किसी राजा को यदि ढूंढना है, जो कि जनता क्या होगी, एक राजा के रूप में अभिषिक्त हो चुकी है, तो मंदिरों में या राजप्रसादों में अर्थात राजमहलों में या तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, अर्थात जो आम जो जनता है वो क्या कर रही है, जो मजदूर हैं क्या करते हैं, अपना जीवन कैसे चलाते हैं, मिट्टी तोड़कर मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं, और वही देवता के रूप में हैं। और उन्हें कवि ने देवता के समान माना है, जो कि खेतों में, खलिहानों में या फिर और भी जो कई जगहों में जो अपने जीवन निर्वाह के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रसंग लिखिएगा, जनता को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है इन पंक्तियों में। ठीक है, कवि ने जनता को ईश्वर का प्रतिनिधि माना है। ठीक है, अर्थात जो ईश्वर है वो किस में है, जनता में ही है। व्याख्या लिखिएगा, जिसे तुम आरती की थाल सजाए ढूंढ रहे हो, अर्थात आरती किसकी की जाती है, ईश्वर की जाती है। ठीक है, उनके सामने। तो जिसे तुम आरती की थाल सजाए ढूंढ रहे हो, तुम अज्ञानी व मूर्ख हो, क्योंकि वह ईश्वर मंदिरों, महलों और तहखानों में नहीं मिलेगा। हमारे ईश्वर तो वे मजदूर हैं जो सड़कों पर बैठे कहीं गिट्टी पत्थर तोड़ रहे हैं अथवा खेतों और खलिहानों में अपने श्रम श्वेत से इस धारा को सींच रहे हैं, अर्थात अपने पसीनों से इस धरती को जो सींच रहे हैं वही क्या है, ईश्वर है। वास्तव में वही हमारे भाग्य विधाता ईश्वर हैं। समाज विशेष में लिखिएगा, समाज के विकास में मजदूरों का महत्व कवि ने इन पंक्तियों में बताया है।
फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इन पंक्तियों में कवि ने मजदूरों के श्रम का महत्व का वर्णन किया है। फावड़े, हल, राजदंड बनने वाले हैं, अर्थात जो फावड़े हैं जिसे कि मजदूर अपने काम के लिए प्रयोग में लाते हैं, और जो हल जिसे कि वो धरती को जोतते हैं, तो वह क्या है, अब राजदंड बनने वाला है। धूसरता सोने से, जो धूसरता है जो कि नहीं चमक है जिसमें, तो वो क्या है, सोने के समान अब चमक रही है। ठीक है, तो व्याख्या देखिएगा। कवि कहते हैं कि अब वह समय आ गया है कि सोने की चमक अब फीकी पड़ जाएगी। राज्य का श्रृंगार अब मेहनत व मजदूरों के परिश्रम से होगा। फावड़े और हल का महत्व बढ़ जाएगा। समय परिवर्तित हो चुका है और उसकी पुकार सुनो और रास्ता दो, क्योंकि सिंहासन पर अब जनतंत्र का आधिपत्य होगा। ठीक है, अब जो समय है वह बदलने वाला है, तो इसलिए अब उसके लिए राह दो और जनता के लिए अपनी जो सिंहासन है उसे खाली करो, क्योंकि जनता अब क्या है, स्वयं इस देश को स्वतंत्र करने के लिए क्या है, बेताब है। तो विशेष में लिखिएगा, मजदूरों के श्रम का महत्व, गणतंत्र की स्थापना पर बल दिया गया है। ठीक है, भाषा प्रवाहमयी है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कविता थी जनतंत्र का जन्म। इसमें कवि ने जो जनता है, जो जनता के शासन के महत्व को उन्होंने बताया है कि अब जनता क्या है, जाग चुकी है और वह अपने अधिकार को जानने लगी है। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इनके शब्दार्थ और शब्दार्थ के अलावा संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या विशेष अपनी जो कॉपी है हिंदी की उसमें लिखिएगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार के संदेह या शंका होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है विद्यार्थियों, ये जो पाठ है यहीं ख़त्म होता है ना, और हम अगला जो पाठ है हमारी इकाई 2 में, उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।